नमस्कार। आपके कार्यक्रम चर्चा में के संग के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं सुधांशु रंजन और आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने कल रायलसीमा डायलॉग में की है और विदेश सचिव ने भी कहा है कि आतंकवाद जो है विश्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दो टूक शब्दों में कहा कि शांति की राह पर भारत अकेला नहीं चल सकता। अपनी ओर से बहुत प्रयास किया गया है कि भारत जो है शांति के रास्ते पे चले और इसके लिए उन्होंने कहा कि पद ग्रहण करते ही, शपथ लेते ही उन्होंने ये कोशिश की थी और सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने बुलाया था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका असर पाकिस्तान के ऊपर नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने और भी कई मुद्दों पर चर्चा की थी, चीन के बारे अपने संबंध के बारे में बताया था। लेकिन एक बात जो बहुत साफ उन्होंने कही वो ये है कि अगर पाकिस्तान वार्ता चाहता है भारत के साथ तो कम से कम उसको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आतंकवाद की राह उसे छोड़नी पड़ेगी। और आज फिर जब जयशंकर ने ये कहा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद, हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत की प्राथमिकता भी क्या है, उसकी जो विदेश नीति है वो किन मुद्दों से प्रभावित हो रही है, वो दिशा साफ होती जा रही है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो आतंकवाद है और जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसकी चुनौती को भारत किस तरह से ले रहा है और कैसे उसका सामना करने को तैयार। इस बहस में शामिल हैं तरुण विजय जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारे साथ मीम अफसल हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ विवेक काटचू हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले काटचू साहब आप बताएं कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और आज जो विदेश सचिव ने बहुत साफ कहा, कोई नई बात नहीं है, ये बात तो घूम फिर करके वही पुरानी बात आती है, वार्ता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं, विदेश नीति को समझते हैं, आर्थिक जो भी गतिविधियां उनको समझते हैं, उसमें एक बात साफ है कि भारत और चीन दो बड़े देश हैं और एशिया जो है वो इस शताब्दी में पूरे विश्व का वही महादेश है, पूरा फोकस उसके ऊपर है। तो जब इतनी प्रगति हो रही है तो उसमें जो चीज़ें बाधक हैं वो यही है कि आतंकवाद सबसे बड़ा जो है बाधक तत्व है और इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की ओर साफ इशारा किया। तो आपका क्या मानना है कि उनके इस वक्तव्य से कोई नई बात सामने आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री का वक्तव्य जो था उसने तो एक प्रकार से जो मोदी सरकार की विदेश नीति है उसका उन्होंने व्याख्यान किया। अब आप ये देखें कि प्रधानमंत्री को अब अपनी आधी टर्म उन्होंने पूरी कर ली है और विदेश मामलों के क्षेत्र में वो बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़े और अब एक किस्म से उन्होंने समीक्षा की कि उन्होंने दुनिया को किस तरह देख रहे हैं और उनकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं भारत के संबंधों को बेहतर करने में हर देश के साथ अपने पड़ोस में, उसमें पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम चाहते हैं कि शांति हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो लाहौर गए। लेकिन असर होगा देखिए, लेकिन उन्होंने साफ ये कह दिया कि आतंकवाद जब तक चलेगा तब तक हम बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते और पाकिस्तान को ये आतंकवाद की राह छोड़नी ही पड़ेगी। ये तो भारत सरकार पहले से भी नहीं, देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार ने हमेशा कहा है, हर सरकार ने कहा है कि आतंकवाद और बातचीत का सिलसिला साथ नहीं चल सकता, लेकिन हर सरकार ने इस सिद्धांत के साथ समझौता किया। आप विश्लेषण कर लें तो पिछले 3 दशक के साथ मुझे लगता है कि 10-15 सालों से बात चल ही रही है। लेकिन एक बात, आखिर बात में जो कहना चाहता हूं वो ये कि प्रधानमंत्री ने भी बहुत रियायत दी पाकिस्तान को। जो उफा में निर्णय हुए थे उससे उन्होंने रिट्रीट किया कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह संबंध अच्छे बढ़े। लेकिन 2016 की जो घटनाएं हुई, पठानकोट, उरी, उस सब के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये अब निर्णय ले लिया है कि बातचीत तभी हो सकती है जबकि अब पाकिस्तान आतंकवाद छोड़े और इसका मैं स्वागत करता हूं और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब जो उन्होंने ये बात कह दी है
और इतने जोर शोर से आपको कही लगता है है कि कि इसमें अब इससे हटे नहीं। मतलब ये जो वक्तव्य है, इसमें ये एक रिटोरिक के रूप में नहीं, एक पुनरावृत्ति नहीं है, एक शब्दाडंबर नहीं है, इसके खास मायने हैं। मुझे ये लगता है, मुझे ये उम्मीद भी है। मीम अफसल साहब, आप बताएं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री ने जो कहा और आज जो सम्मेलन चल रहा है, विदेश सचिव ने भी कहा, तो यानी भारत सरकार का पक्ष सामने आ चुका है। देखिए, ये जो मौका है, इसमें हमारी भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इस कॉन्फ्रेंस को करती है या कुछ सहयोग से उसमें करवाती है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री के चूँकि आप बयान पर ही आज बहस कर रहे हैं, मुझे कोई नई बात उसमें नज़र नहीं आई। तकरीबन वो तमाम मुद्दे जो कल उन्होंने उठाए वो पहले भी कई बार उठा चुके हैं, उनको सिर्फ रिपीट किया है। अलबत्ता इतना ज़रूर नज़र आया कि इस बार उन्होंने कहा कि अमन हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी तभी हो सकता है जब आप आतंकवाद को छोड़ें। मुझे आज पहली बार ये कुछ हताशा नज़र आई प्रधानमंत्री के, जो जोश और जज्बा दिखाते थे पाकिस्तान को ठीक करने का और उसको कहने का, उसमें आज ऐसा लगा जैसे कुछ थोड़ी रिक्वेस्ट शामिल हो गई। आपको लगा कि उसमें एक अनुरोध है? बिल्कुल लगा मुझको कि उनको अब अनुरोध करना पड़ रहा है कि भाई अगर शांति चाहते हो तो आतंकवाद को छोड़ दो, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कैसे इसमें दिखाई पड़ रहा है? मुझे इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि आप अगर पूरा भाषण देखें, चाइना के ताल्लुक से भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, उसका जिक्र आपने नहीं किया। मैंने किया, चाइना के सारे के बारे में भी कहा, और मैं उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि रियलिटीज़ जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है। हम कभी कभी, जैसे अभी ये पीछे हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लोग हमारे बड़े जज्बाती हैं, उस पर जो भी रिएक्शन आता था वो भी आता था, सरकार की तरफ से भी उससे ज़्यादा रिएक्शन आता था। लेकिन कल वो जो जोश और जज्बा था उसमें कुछ कमी नज़र आई। इसके और वैसे भी एक बात आपने खुद भी कही कि 2.5 साल से कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकत नहीं सुधारता है तो हम ऐसे स्ट्राइक्स फिर करेंगे। तो आर्मी चीफ जब सेनाध्यक्ष भी बयान दे रहा है तो फिर आप सरकार को कैसे कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं, तो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री आर्मी चीफ को जो बोलना चाहिए वो उन्होंने बोला, उसको प्रधानमंत्री खाते में डालने की जरूरत नहीं है। या फिर आप ये कहते हैं कि आर्मी चीफ बगैर प्रधानमंत्री के कुछ बोलते नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। आर्मी चीफ ने जो बोला, सरकार तय करती है ना। सरकार क्या तय करती है और कितना तय करती है ये तो खुद सरकार कहती है कि हमने तो पूरा खुला हाथ दे रखा है अपनी आर्मी को कि वो जैसे चाहें, जैसे हालात हो वैसे डील करें। का मतलब ये है कि अगर तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई भी बयान देंगे तो प्रधानमंत्री से पूछेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। नहीं, एक टिप्पणी, हमारे वहां हमारा कोई भी सेना अध्यक्ष जो सरकार की नीति के दायरे हैं उससे आगे नहीं जाता है। तो वो तो है नीति की नीति। तो ये कहना कि उनको खुली छूट दी गई है, कि हाँ, उनको खुली छूट ये दी गई है कि अगर आप पर आक्रमण हो सीमा पर तो सैनिक रूप से जो आपको जवाब देना है आप दें, लेकिन जो नीति है उसके दायरे में। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि नीति के दायरे में ही उन्होंने भी बयान दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं चुका। ये तो नीति है, ये तो कई बार बोल चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री अनुनय विनय करने लगे हैं, वो तलखी नहीं है। शायद इनका इशारा वो 56 इंच के सीना की तरफ हो जिन्होंने कहा नहीं, शायद वो कह रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्हें अंधेरे में रहने की आदत हो जाए तो रोशनी आते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। हमने देख लिया पिछले 10 साल में कांग्रेस की शेर की दहाड़ें, बिरयानियां और सरकटे सर जब जवानों के आते थे तो किस तरह से मिमियाते थे। और अब क्या हो रहा है हुजूर? देखिए, हम बीच में नहीं बोल रहे थे। अब सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी के रायसीना डायलॉग में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रहीं और जिसको पूरी दुनिया के अखबारों ने बड़ी गंभीरता से लिया है। एक तो उन्होंने चीन के साथ संबंध सुधारने की बात करते हुए कि इमेंस पॉसिबिलिटीज है दोनों की। डावोस में जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भाषण हुआ उसको उन्होंने कोट किया और उसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी चीन के नए साल की पूर्व संध्या पर कि जो पाकिस्तान के साथ ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका संकेत करते हुए कि किसी भी दूसरे देश की संप्रभुता पर कोई प्रभाव अगर होता है तो ये संभव नहीं हो सकता, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि 2 बड़े देश पड़ोसी हों तो कुछ डिफरेंसेस जो हैं, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन एक दूसरे के संप्रभुता का बहुत बड़ी बात, सम्मान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। और उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दी है कि सर्जिकल स्ट्राइक न
आखिरी है और न ही इसे जो है आप हल्के ढंग से लेना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान को अक्ल आएगी, वह सावधानी के साथ आतंकवाद को कंट्रोल करेगा। लेकिन तरुण विजय तो जी, अगर ये आप कहते हैं एक अक्ल संकेत आएगी, तो उन्होंने दिया। उसके बाद उसके हमले बंद तो नहीं हुए हैं। बिल्कुल, उसके बहुत कम हो आतंकवादी गए। प्रवेश कर रहे हैं, देखिए- आपके ठिकानों पे हमले कर रहे हैं। देखिए, बाजवा के आने के बाद का आप हालात देख लीजिए और डिमोनेटाइजेशन के बाद कश्मीर में जो आतंकवाद पे एकदम लगाम लगी है, उसका आप नजरिया देख लीजिए। तो आंकड़े बताते हैं, ये हम नहीं बता रहे, आंकड़े बताते हैं कि स्थिति में काफी नियंत्रण आया है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से एक चेतावनी ही दी है कि अगर आप आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो आपके यहाँ अमन नहीं हो पाएगी। मैं समझता हूँ इसे बहुत ही गंभीरता से और इसका स्वागत करना लेकिन चाहिए। एक बात बताइए कि अभी चीन का जिक्र आपने भी किया, मीम अफसल साहब ने भी किया, सबने आप लोगों ने जिक्र किया। चीन अभी वो भी अगर आतंकवाद को आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है, जो ही विदेश मंत्रालय कह रहा है सबसे बड़ी चुनौती है, चीन जो है आपके जो आणविक आपूर्ति समूह जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसमें भारत की सदस्यता का विरोध करता है। मसूद अजहर के बारे में मसूद किया, अजहर लखवी को के बारे आतंकवादी में घोषित किया। करने में चीन विरोध करता है। जी तो हाँ। आप चीन के खिलाफ वही जो है कड़क जो है वो तलखी क्यों नहीं दिखा पाते हैं? देखिए, चीन के खिलाफ तलखी जितनी इस सरकार ने स्पष्ट रूप से दिखाई है, उतनी पिछले 70 साल में नहीं दिखाई गई थी। चीन के द्वारा जितने इंट्रूजन लद्दाख और अरुणाचल में होते थे, मुझे मालूम है, मैं तो लद्दाख साल में 4-5 बार जाता हूँ। लद्दाख में एक वर्ष में 242 बार चीन के घुसपैठ हुई थी। अब आप दिखा दीजिए, अब आप बता चलिए, दीजिए। चीन पे हम ठीक है, बहस नहीं कर सुनिए। रहे हैं, तो मैंने एक तो बहुत बड़ा विषयांतर कदम के तौर उठाया पे है। याद दिलाया। और चीन को जिस प्रकार से चेतावनी दी गई, चीन के विषय में हम लोगों ने बहुत तल्ख अपने निर्णय लिए, लेकिन दो बड़े देश इन चीजों को बातचीत से सुलझाते हैं, चलिए एक एक मैकेनिज्म छोटा बना। सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि इसमें कई पक्ष हैं। चर्चा तो हमारी पाकिस्तान पे ही खासतौर पे केंद्रित रहेगी, चीन का तो हमने इसे जिक्र कर दिया था, लेकिन आखिर जो है आतंकवाद से निपटने के लिए बयान के बाद आगे और क्या करना है, क्या क्या कार्रवाई संभव है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था, बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माई स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना, एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। अरे वाह राधा, नई यूनिफॉर्म। आज मेरी बिटिया को स्कूल से छात्रवृत्ति जो मिली है। पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? बिटिया के स्कूल में आधार कैंप लगा था, वहाँ इसका आधार बनवाया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो गया। आज ही अपने बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल या आंगनबाड़ी से संपर्क करें। मेरे उज्जवल भविष्य की उड़ान, मेरा आधार मेरी पहचान। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। सब लोग जाग रहे हो, तू सोने चली आई? थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करना ही सिखाया तेरी माँ ने? हाँ? तेरी दीदी का फोन आया है। ये लोग ताना देते हैं, कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। दीदी, आप मेरी तरह कमजोर ना पड़ना, आप अभी पुलिस को फोन करो। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कानूनी अपराध है।
आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पाक प्रायोजित आतंकवाद के बारे में और उसके समक्ष भारत की क्या नीति होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री ने जो कहा है अपने भाषण में उसको लेकर के। अब विवेक काटजू साहब, आप बताइए कि बाकी राजनीतिक बातें तो ठीक हैं, लेकिन आखिर कैसे राजनयिक स्तर पे, सुरक्षा के स्तर पे कैसे इससे निपटेंगे? अगर पाकिस्तान, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुद ही बहुत परेशान है, लेकिन वो बाज तो आ नहीं रहा है। वो भारत को जितना परेशान कर सकता है, वो उसकी आतंकवाद की नीति आज की नहीं, वो स्टेट पॉलिसी बन चुकी है, मतलब कई दशकों से बन चुकी है, और इसमें कई बयान भुट्टो से लेकर जियाउल हक तक के हैं। लेकिन अभी एक फ़र्क ये कहते हैं कि राहिल शरीफ जो थे वो 29 नवंबर को बाइज्जत उन्होंने पद छोड़ दिया। अब उनको जो है इस्लामिक अलायंस टू फाइट टेररिज्म जो है वो उसकी कमान दी जाने वाली सऊदी अरब के बारे में। शायद नहीं, अब शायद वो नहीं, उनके वहाँ उसके लिए बड़ी प्रतिक्रिया उनके खिलाफ। हाँ, लेकिन वही मैं कहने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के सेनाध्यक्ष की चर्चा उस पद के लिए हुई, यही अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है। तो क्या कोई पाकिस्तान के अंदर की डिनामिक्स में कोई फर्क आ रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। देखिए, आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, नीति है उनकी, उसमें आतंकवाद एक अब सिद्धांत के रूप में है कि ये तो उनको करना ही करना है। प्रॉक्सी वॉर, लो इंटेंसिटी वॉर, जो भी नाम आप उसको वो तो दें, पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया था। लेकिन पहला हमला जो कश्मीर पे हुआ था 1947 में, उसमें आर्मी के रेगुलर्स थे। लेकिन पहली आखिर 30 साल से उन्होंने तंजीमों का इस्तेमाल किया, जो कि पहले नहीं होता था। पहले आर्मी रेगुलर्स थे और थे, लेकिन ये तंजीमें जो बढ़ाई उन्होंने, जो जिहादी तंजीमें जिनको कहा जाता है आज, तो उनका इस्तेमाल तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब रहा बाजवा का, आपने कहा, विजय जी ने, तरुण जी ने भी इसका बाजवा का जिक्र किया। पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष अपनी इस बुनियादी नीति से नहीं हट सकता। मुझे नहीं दिखता है कि वो ब्रेक कर दे कि आतंकवाद का इस्तेमाल करना। नहीं, उसकी तो कहा जाए कि जिसको अंग्रेजी में रीजन देतर कहते हैं कि उसका तो पूरा करना ही करना जो है वो इसी आधार पे है। वो एक कॉर्पोरेट इंटरेस्ट फौज का, पाकिस्तानी सेना का रिप्रेजेंट करता है, और उससे वो नहीं हट सकता। तो ये लड़ाई जो है, हम भारत को ये लंबी लड़ाई लड़नी होगी। इसमें ऑफेंसिव मींस भी इख्तियार करने हैं, डिफेंसिव मींस। कहाँ तक भारत सफल हो पा रहा है इसमें? देखिए, इसमें सफलता मुझे नहीं दिखता है कि एक दिन में या एक हफ्ते में या एक माह में ऐसा, ये लंबी लड़ाई है। लेकिन हमें हमारा इरादा दृढ़ होना चाहिए, और जो एक हमारी राजनयिक एक नीति रही है पाकिस्तान में, वो साफ स्पष्ट होनी चाहिए। और मुझे अफसोस यही है कि हर सरकार ने कोशिश करी है कि किसी तरह एक जादुई एक छड़ी का इस्तेमाल हो जाए और पाकिस्तान का स्वभाव बदल जाए। वो नहीं बदले। तो अमेरिका ने तो स्ट्राइक करके उसामा बिन लादेन को भी उठा के चला गया। लेकिन क्या उससे पाकिस्तान का स्वभाव बदल गया? लेकिन अमेरिका के खिलाफ तो उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। क्या बात आप कर रहे हैं? 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को तालिबान ने मारा अफगानिस्तान में, और अमेरिका ने उसको स्वीकार किया, और तालिबान के पीछे पाकिस्तान था। तो ये स्ट्रेटेजिक बातें जो होती हैं, ये लंबी, ये बहुत देर तक चलती हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति ने ही सूचना दी थी अमेरिका को कि वो उसामा बिन लादेन वहां बैठा हुआ। खैर वो अलग बात है। ये मीम अफसल साहब, आप बताइए, आप जो कह रहे थे कि वो जो भारत को सख्ती दिखानी चाहिए वो नहीं है, ये आप उनके वक्तव्य से निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन आपको कहाँ इस 2.5 साल में, अगर इस सरकार की बात करें, कहाँ पे आपको लगा कि भारत कमजोर पड़ गया और उसको और शक्ति दिखाना चाहिए था? देखिए, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि भारत कमजोर पड़ गया। आपने कहा ना कि एक रिक्वेस्ट मुझे नजर आई इस बार जो है, वो मैंने एक अपना इंप्रेशन दिया है कि प्रधानमंत्री ने, अभी जैसे आपने चाइना का भी जिक्र किया, फिर आपने कहा कि नहीं हमारी बहस पाकिस्तान पर है, चाइना पे क्यों नहीं? चाइना, सुनिए फिर बहस करेंगे। एक ही आधे घंटे की बहस में सारी बातें नहीं हो सकती है ना।
इसकी वजह है, जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ताल्लुक से बोलते हैं या कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बोलता है, पाकिस्तान के ताल्लुक से बोलता है, उसका इम्पैक्ट भारत के पूरे माहौल पर पड़ता है। चाइना के बारे में अगर आप उस तरह की गुफ्तगू करें, वही धमकी आमेज लहजा इख्तियार करें, तो हो सकता है कि उसका वो असर कम से कम भारत के अंदर ना दिखाई दे, लेकिन उसके जो डिप्लोमेटिक रिपरकशंस होते हैं उससे भी हम अच्छी तरह से अवगत हैं। और हमारे दौर में भी, अभी तरुण जी ने कहा कि इतनी बार घुसपैठ हुई, अब आजकल नहीं हुई। आपको याद होगा शुरू में कितनी घुसपैठ हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं है चाइना में कि मोदी जी आए और चाइना डर करके घर बैठ गया, कोई घुसपैठ ही नहीं हुई। आपको याद होगा शुरू में कितनी घुसपैठ हुई, आप लोगों ने तस्वीरें शायद की। हाल के आप उदाहरण दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के ताल्लुक से, जो अभी काटजू साहब कह रहे थे, ये हकीकत है। कोई मंत्र किसी भी प्रधानमंत्री के पास अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को ठीक कर दे। उसमें कभी ले कभी दे, कभी सख्ती कभी नरमी, कहीं ना कहीं। लेकिन अब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक की दोबारा से कहा गया कि हम ऐसा करेंगे। किसने रोका है? पहली बात तो ये कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसका जितना प्रोपेगेंडा किया गया, रिजल्ट तो उसका आया नहीं कुछ। पाकिस्तान तो बराबर मुदाखलत कर रहा है, आतंकवादी आ रहे हैं। पहले कहा गया कि साहब नोटबंदी से जो है इस पर बड़ा कंट्रोल हुआ, अभी तरुण जी ने कहा। उसके बाद जो पहले 2 आतंकवादी मारे गए, उनकी जेब से नए नोट निकल आए भारत के। तो आप मुझे बताइए, ये सब बातें जो हैं, ये सब बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। खुद दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो एक बात कही, जो एक बात कही, वो पहली बार कही है, उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने सार्क के देशों को बुलाया, जो अपनी उनकी, हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि कुछ और थी, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान भी गया, लाहौर चला गया। ये सब बात बताने का मतलब ये है कि वो एक डिफेंसिव तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई मैंने तो कोशिश बहुत की, लेकिन आप बाजी नहीं आ रहे। बता रहे हैं मीम साहब, इतिहास बता रहे हैं कि हमने अपनी ओर से जो संभव था, जो मुमकिन था, किया। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई आतंकवाद के रास्ते पे चलता है तो भारत बहुत दिनों तक अकेला शांति के रास्ते पे नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विश्व नेता की हैसियत से बोल रहे थे, और पाकिस्तान तो बिट्टे भर का है। और जो मोदी साहब ने कहा है, उसका मेरी दृष्टि से एक लबोलुआब यह है कि जो ये लंबी लड़ाई वाली बात है, ये इसको खत्म करने का वक्त जल्दी आने वाला है। 70 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है और उसकी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हमने जितनी लॉन्ग रोप दे सकते थे उतनी लॉन्ग रोप दी है। हम अचानक काबुल से लाहौर भी चले गए। हमने नवाज शरीफ के जन्मदिन पे इस बार हमने उनको 25 दिसंबर को बधाई भी दे दी। तो अपनी तरफ से भारत ने विश्व में अपनी सदाशयता का एक प्रभाव छोड़ा है। लेकिन अगर वह ठीक नहीं हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक तो एक ट्रेलर भी नहीं था। पाकिस्तान को अंततः हमें सबक सिखाने की तैयारी करनी है। ये भी तो देखिए कि सदाशयता, वो लंबी लड़ाई नहीं चल रही। सदाशयता को आपका वो देश किस रूप पे ले रहा है। अब आप कह रहे हैं एक बित्ते का, यही तो हम पहले कह रहे थे, आपको परेशान तो कर रहा है। चूहा तो छोटा ही है, मच्छर भी बहुत परेशान। चूहा छोटा होता है, बोरे को उठा नहीं सकता है, लेकिन बोरे को कुतर करके वो खराब कर देता है। लंबी लड़ाई को अब खत्म करने का वक्त आना चाहिए। मैं जरा बता, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का महत्व क्या था। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान 2 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार, एटॉमिक वेपन्स। तो इसलिए अगर भारत अपनी सेना का प्रयोग करेगा आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा, तो वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। नहीं, मैं इसे मानता नहीं। मैं जरा बिल्कुल नहीं मानता। मैं कह लूं, हाँ, पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान, तो यही तो मैंने कहा, पाकिस्तान ये कहता है। अगर आप ध्यान दें तो पाकिस्तान ये कहता है। हमने ये कहा कि ये बकवास, अगर हमें अपनी सेना का प्रयोग करना है तो हम करेंगे। और सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यही था कि हम सेना का प्रयोग करेंगे अगर हमें लगे कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। और सेना अध्यक्ष ने यही कहा है कि अगर हमें सेना का प्रयोग करना पड़ा तो हम करेंगे। आणविक विकल्प तो हमेशा अंतिम होता है। वो तो आज की तारीख में वो तो संभव शायद नहीं है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें पैरालाइज नहीं कर सकता है,
उनकी कोशिश यही है कि वो आतंकवाद करते रहें और भारत कुछ नहीं करे। लेकिन तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। पिछले 69 साल के इतिहास में कि पाकिस्तान छोटा होने के बावजूद भारत को परेशान उसने बहुत किया है। अब हमारी क्या कमजोरी रही इतने वर्षों में, ये तो खैर बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं वो और शांति की खोज, इसके अलावा कोई कमजोरी नहीं है भारत। लेकिन वह चाहता है कि व्यर्थ में यह रक्तपात बंद होना चाहिए और एक समय आएगा बहुत जल्दी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शांति की खोज के बावजूद जब लड़ाई खत्म कश्मीर में भारतीय सेना लड़ रही थी तो भारत ने, महात्मा गांधी ने भी उसका मतलब समर्थन किया था कि हाँ अगर भारतीय सेना गोली चलाती है तो उचित है, उसमें कुछ भी गलत नहीं। चूंकि हमको खत्म करना है। सलीम साहब, अंतिम टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूंगा। जी, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते नियर फ्यूचर में, यानी अभी करीब अगले साल में या उससे अगले साल में, मुझे सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और खैर अब इतिहास तो छोड़िए, पिछले 10 सालों में सुधरे थे आपकी सरकार के 10 सालों में। मैं इतिहास की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम तो आगे की बात कर रहे हैं। आपको जब आप इस सरकार, मैं आज ये कह रहा हूँ 2.5 साल अभी गुजर गए हैं, 2.5 साल और गुजर जाएंगे। आप यही सब सुनते रहेंगे और यही सब होता रहेगा। लेकिन और हम लोग रिएक्ट करते रहेंगे, बारे में भी बताना पड़ेगा ना। पोजीशन हम भी अपनी राय रखते रहेंगे। शर्मल शेख से लेकर तमाम मुद्दों पे चूंकि समय नहीं है, विनम्रता से एक बात का याद दिलाना चाहूंगा। मैंने जो आप पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आप उसका जिक्र नहीं कीजिए। आपने कहा आपने कमेंट दीजिए, मैंने कमेंट दे दिया। मुझे ऐसा लगता है अभी रिश्तों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। देखिए, मजबूती से सुधार आएंगे। हिंदुस्तान जितना शक्तिशाली होगा उतना सुधार दिखाएगा। और एक बात मैं अपने दर्शकों को भी, पाठकों को बताना चाहता हूं, कांग्रेस के राज में पाकिस्तान और चीन के हवाले हिंदुस्तान ने 1,25,000 वर्ग किलोमीटर जमीन 1947 की 15वीं अगस्त के बाद में दी है, उसके पहले नहीं दिए। तो ये हिसाब भी चुकाना है। तो ये भी ध्यान में दिलाता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि इनके हिस्से में जो आप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे थे, वो जो है बलूचिस्तान में जो बन रहा है उसका, हम अपने लिए खतरा मानते हैं और उसको हम नहीं बनने दें, ये हमारी पूरी मंशा है। चलिए ठीक है। इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। और तीनों का बहुत धन्यवाद, तरुण विजय, मीम अफसल और विवेक काटचू, क्योंकि ये सही बात है कि 1 या 2 दिन में कोई विदेश नीति या सुरक्षा की नीति जो है वो कोई रिजल्ट दे पाए, कोई परिणाम दे पाए, ये उम्मीद करना बेकार है। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि कह रहे थे कि अगर देश मजबूत होता है और उसके बाद शक्ति दिखाता है तो उसके परिणाम आते हैं। शायद पाकिस्तान के मामले में भी कुछ शक्ति की जरूरत है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। अब देखना होगा कि इस वक्तव्य के बाद कार्रवाई किस स्तर पर भारत सरकार द्वारा होती है। आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।